में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनडीए में भी वही मान्यता और जब महागठबंधन में आए तब भी वही सम्मान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की, जो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे सवाल और जवाब करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या वजह है कि आप एनडीए में थे तब भी वही सम्मान और यूपीए में हैं तब भी वही? देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई राजनीतिक हमारा पेशा नहीं है। हम बचपन से ही गरीबों के लिए, जिस समाज में पैदा हुए हैं, उनके लिए कुछ सोचने का काम करते रहे और कल्पना करते रहे थे कि आखिर ये समाज के जो दुर्दिन है क्यों कैसे बीतेगा। इस तरह से जब राजनीति में हम आए तो प्रयास किया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति है, राजनीति कई कारणों से वैसे गरीब के लिए, वैसे आदमी जो कुछ सोच करके गरीबों के लिए करना चाहता है, वास्तव में उसकी पूछ नहीं है। वो सिर्फ नारा देना, झूठ बोलना और लोगों को बरगला करके वोट लेने की बात आती है। इसी के चलते आज तक हम समझते हैं कि हमारे गरीब लोग ठगे जाते रहे हैं। योजनाएं जितनी बन रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, ये सारी जज्बातें बातें बचपन से ही हमारे दिमाग में रहती थी। और जब से राजनीति में 1980 से आए, हम उसी ओर चलने का प्रयास किया। तो यही कारण है कि हम पहले बहुत न सोच करके इन सब बातों पर विचार करके कंसंट्रेट करते रहे और उन्हीं के लिए हम काम करते रहे, और जिसके चलते हमको फ़ख्र है। ये हम बड़े नेता नहीं हैं, आप अलग बात करते हैं। यूपीए में भी हम गए थे, तो आज यूपीए में भी हैं, तो हमारा यही कंडीशन है कि भाई हम गरीबों की बात करें। और एनडीए में भी गए थे तो दो मुद्दा के लिए सिर्फ हम गए थे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग जितने भी लोग हैं वो भाजपा या भाजपा नित्य समर्थित सरकार को लोग शेड्यूल कास्ट के एंटी मानते हैं। हमको ऐसा लगा कि क्या सिर्फ मानने से हो जाएगा, कि उनके नज़दीक से कुछ काम करने से होगा। जैसे अगर किसी घर में कोई गंदगी आ गई है तो सिर्फ गंदगी देख करके भाग जाएंगे, उससे काम नहीं चलता। गंदगी को कैसे हम साफ करें, इसी तर्ज पर हम वहाँ पर गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से दो ही प्रश्न हम लोगों ने किया था। ऐसे कई एक प्रश्न है, लेकिन दो मुख्य प्रश्न था कि मान्यवर शेड्यूल कास्ट के लोग आपको यही चाहते हैं, समझते हैं कि साहब आप शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, इसलिए एक बात आप कीजिए। आज तक जुडिशियरी में आरक्षण नहीं है, जिसके लिए के नारायणन साहब तक बोल चुके हैं, अन्य लोग भी बोलते हैं कि जुडिशियरी में आरक्षण नहीं है। और जिसके चलते गया में, बिहार में मैं शक्कर हुआ है, मैं शक्कर में जो शेड्यूल कास्ट जहाँ पर मुदई है वहाँ पर उसका मुदालय छूट जाते हैं, और जहाँ शेड्यूल कास्ट मुदालय है वहाँ पर वो फंस जाता है। तो इसका कारण है कि जुडिशरी में हमारा कोई नहीं है, इसलिए आप जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। उसमें मिश्री लाल यादव जो मधुबनी से लड़ रहे थे उनका उदाहरण है। तो कहने का मतलब कि हम एनडीए के लिए काफ़ी काम किया, अब ये आशा से काम किया था कि हमारे दो चार मुद्दे ऐसे हैं वो सीध हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब वहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ आए। इस बीच में कुछ दिन मुख्यमंत्री बनने का हमको मौका मिला था, और मुख्यमंत्रित्व काल में हम लोगों ने जो कुछ निर्णय लिया, काम दिया, एक झलक दिखलाया, इससे हमारे गरीब तबके के लोगों में एक आशा जगी कि ये आदमी को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप में काम करेगा। अब जैसे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, उनके लिए हमने पेंशन का व्यवस्था किया था। जो न पढ़े लिखे लोग हैं उनको ठेकेदारी में आरक्षण की बात किया था। नारी सशक्तिकरण के लिए देखिए, बच्चा क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के पढ़ाई फ्री कर दिया था। किसान की बात आती थी, उनको 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान को बिजली माफ़ करने की बात किया। शेड्यूल कास्ट को जिनको ज़मीन नहीं मिली है रहने के लिए और ज़मीन नहीं मिली है खेती के लिए, उनके लिए हमने तय किया था कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और 1 एकड़ ज़मीन देंगे खेती करने के लिए। ये सारे काम शुरू किया तो लोगों को लगा कि आज तक तो कोई ये सब काम नहीं करता है, जीतन मांझी को मौका मिला तो ऐसा किया। इसलिए मास में शेड्यूल कास्ट के अलावा भी सब लोगों के यहाँ अपेक्षाएँ हैं, बढ़ गई है कि जीतन मांझी को मौका मिलेगा तो करेगा। इसलिए वो आप लोगों के बीच में या लोगों के बीच में कहते रहे हैं कि अगर जीतन मांझी को 6 महीना समय और मिलता तो बिहार का परिदृश्य कुछ रहता। तो एक सेवक के रूप में हमने काम किया है, हम राजनेता के रूप में काम नहीं किया है। आज के राजनीति में लोग कहता है कि हम शासन किया, ये कहता है मूर्खता है। जनतंत्र में शासन का कोई स्थान नहीं है। हमने सेवा भाव से 9 महीना सेवा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप बयानों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। आप सीधा बोल देते हैं
कि एक तो नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। स्वाभाविक है ना, हमारे मन में तो कोई छल कपट नहीं है। पहले ही मैंने कहा कि हम राजनीति नहीं किया, सब कुछ मैंने सीखी न सीखी होशियारी। इसीलिए हमारे दिल में जो बात आती है वो कह देते हैं। नागराज और सांप राज की बात हम लोग करते हैं, जिससे समाज एकदम इस समय खराब है, हर दृष्टिकोण से शेड्यूल कास्ट को बढ़ने नहीं देता है। तो हम तो कोशिश करेंगे ना कि लेसर इविल के साथ रहें, ताकि उनसे मिलजुल करके काम करें, वहाँ कोई उपाय है। मतलब लेकिन यहाँ भी परेशानी है। परेशानी सब जगह है, सब जगह है। चूँकि गरीब के प्रति सबका जो भावना हमारे दिल में है वो भावना नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि नारा दे देते हैं और नारा देने के बाद वोट ले लेते हैं, लेकिन कोई 100% नहीं करता है, कोई ऐसा होता है कि 50% नहीं करता। अब तो चुनाव आने वाला है, तो क्या रहेगा आपका? है, हम महागठबंधन के साथ हैं, लालू जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। लालू जी ने अपने समय काल में बहुत कुछ काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा काम उनका ये रहा कि बेजुबानों को उन्होंने जुबान दिया। आज ब्लॉक स्तर पर, आज सब डिविजनल स्तर पर गरीब के गरीब तबके के लोग जा कर के या जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी अपनी बात बेबाकी से गरीब रखता है। ये देन लालू यादव जी का है। इस चीज़ को हम बहुत बड़ा महत्व देते हैं और कहते हैं कि उनका नेतृत्व में अभी भले जेल में हो, गलत से उनको फंसा करके लोग रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके से प्रेरणा लेकर के महागठबंधन के लोग। ये आप मानते हैं कि लालू जी को फंसाया गया? अब देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर क्या कहा, हल्फनामा दे करके कहा है कि लोगों को फंसाया गया, गलत फंसाया गया है। जगन्नाथ मिश्रा जी को जब बेल हुआ और आए तो क्या बोले उन्होंने साफ कहा कि साहब जोगड़ा हो चाहे और प्राइम मिनिस्टर के समय में ऐसा हुआ है कि साहब जानबूझ करके लोगों को फंसाया गया है और उतनी गलती नहीं है जितनी गलती में आरोपित किया गया है। तो आज भी हम कर सकते हैं और ये बेबाक कर सकते हैं कि लालू जी को फंसाया गया है। नहीं तो लालू जी से बड़ा बड़ा स्कैंडल किए हुए आज घूम फिर रहे हैं लोग। आखिर लालू जी ही क्यों, थोड़ी सी गलती अगर हुई होगी तो उसका वो सजा भोग रहे हैं। अच्छा, उसका सजा भोग रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, एक और बयान हम आपको याद दिलाएं। आप मुख्यमंत्री थे तब आपने कहा था जो सवर्ण है सब विदेशी हैं, तो अभी भी उस बयान पे कायम है? ये जीतन मांझी का बयान नहीं है, आर.एस. शर्मा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट में कहा है कि यहाँ बाहर से आर्जन लोग आए और यहाँ घुल मिल गए हैं और हैं। तो यहाँ तो 2 सेक्टर ही है, ठीक है, कालांतर में अभी हम लोग सब मिल गए, एक हो गए, अलग बात है, लेकिन बाहर से यहाँ आए हैं, ओरिजिनल यहाँ। ये आपको नहीं लगता कि ये बात कह के आपने सवर्णों से एक तरह से नाराजगी मोल ले ली? देखिए, अगर सच्ची बात करने पर वही कहा जाए कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस तर्ज पर हमने कहा कि आखिर सच्चाई को छिपा के रखने से क्या फ़ायदा। अगर आज नहीं तो कल हम जाएंगे अगर दुनिया से, तो लोग यही कहेगा कि जीतन मांझी भी जो बेबाक बोलता था ये बात को नहीं बोला। अच्छा, एक बयान और आया था, जैसे आप गरीबों को या अति पिछड़ों को या जो भी समाज के अंतिम पायदान पे लोग, उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप जब कोई बात आती है तो आप कहते हैं कि जो चूहा है उसको खा लेना चाहिए, उसको उसमें बहुत प्रोटीन होता है और जिस तरह से चिकन होता है वैसा ही होता है। देखिए, खान पान में रिस्ट्रिक्शन जगह जगह के अनुसार और समय स्थिति के अनुसार बदलते रहती है खाने पीने की जो तरीका है। इसलिए किसी को खान पान के संबंध में अगर कहेंगे तो वेज और नॉन वेज का मामला भले कर सकते हैं कि भाई नॉन वेज को लोग बुरा मानते हैं और वेज को लोग समझते हैं बहुत अच्छा। हमारा कहना है कि हमारे बहुत से लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, चाहे चूहा हो, सुअर हो, हरिन हो और सब चीज़ जो नॉन वेज खाते हैं, उनकी एक परंपरा है और वो सुलभ में उनको मिलता रहा था, इसलिए वो खा करके प्रोटीनस होते थे। लेकिन जहाँ तक नॉन वेज का सवाल है, वेज बड़ों की बात है, गरीब को वेज संभव नहीं है, दूध नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा, घी नहीं उनको मिलना है। तो वैसी परिस्थिति में ये आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान देके आप कहीं ना कहीं आपको अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर होता है लोग तो अपनी गलती से, ऐसे तो हर चीज़ में हम लोगों को मुश्किल में लोग डालते हैं। हम यहाँ पर हैं, यही बहुत लोगों को मुश्किल लग रहा होगा कि जीतन मांझी क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा इस स्थान पर चला आया। तो इसलिए खान पान में जहाँ हम लोग का परंपरागत खाना है उसको हम लोग कैसे हेट करेंगे। और यही कारण है कि हम लोग कहते थे, हम अभी भी कहते हैं कि चूहा हम लोग खाते रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं खाते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि हम तो खा रहे हैं तो बोल रहे हैं,
लेकिन आज गांव घर में चले जाइए और ख़ास करके जो धान का समय कटने हुआ है उस समय चले जाइएगा, हमारे गरीब लोग जो चूहा मारता है तो 200-200 रुपये किलो लोग बेचता है, उससे उसको परवरिश होती है, और खाने वाले वही लोग जो आज कह रहे हैं वही लोग खा लेते हैं, चुपे चुपे खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं कल की नहीं, चूहा खाना बड़ा बुरा है। कुछ लोग तो पूजा भी करते, गणेश जी मानते। वो पूजा पाठ अलग चीज़ है, पूजा पाठ में हमको विश्वास नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, देहाती कहा उनका कहावत है संत रैदास जी का। इसलिए खान पान में कौन है, हम पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, नदी की पूजा कर सकते हैं, और जो प्राकृतिक जनिक चीज़ है उसकी पूजा करते हैं, न कि धर्म के आधार पर किसी को अगर किया जाएगा उसके पूजा में हमको विश्वास नहीं। अच्छा, पूजा में विश्वास नहीं। एक अब चुनाव पे आते हैं, पहले आपने कहा 20 सीटों पे हमारी तैयारी है, फिर कहने लगे 13 पे है, फिर कहने लगे हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो आखिर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, हमारी बातों को दूसरे रूप में कहने को आप लोग आदी हो गए हैं, या मैं ये कहता हूँ और बहुत दुख से कहता हूँ कि आज भी परंपरा है कि अगर थोड़ी गलती कर देता है गरीब तबके के लोग तो उसको बड़ी उजागर करते हैं, यानी उसको मारते पीटते भी हैं, और बड़े लोग होते हैं बड़ी गलती होती है तो उसको लोग छिपाते हैं। तो वही बात मेरे साथ भी हुई। हम जिस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कह रहे थे वो जनता के हित में थी, लोग के हित में थी, इसीलिए हम कहते थे, ये नहीं कि किसी से हमको कोई बायसनेस था। अच्छा, बायसनेस था वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक जितने दल आ गए हैं महागठबंधन में और जो चीज़ें हुई हैं, चूँकि समय बीतता जा रहा है, अब फरवरी शुरू होने वाला है, अब आप लोग कह रहे हैं 3 तारीख को जब रैली हो जाएगी तो रैली के बाद हम लोग बैठेंगे, और तो क्या लगता है, और उसी बीच में आप ये भी कहते हैं कि यूपी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अपना अपना सोच है। आज यदि हम सोच करके चल रहे हैं कि एनडीए की सरकार 4-5 साल हो गया, ये सरकार सिर्फ वादा की सरकार रही है, बड़े बड़े बोल बोलते हैं लोग। एक तरह से अब क्या कहें, प्रधानमंत्री के खिलाफ़ तो हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने काफ़ी हमको प्रतिष्ठा दी है, लेकिन आज उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकारें चल रही है। जितने भी वादाएँ हुए वो कोई वादा फलीभूत नहीं हुआ। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने मान लिया है कि सरकार परिवर्तन बहुत आवश्यक है, इसलिए एनडीए की सरकार जाए और महागठबंधन यूपीए की सरकार आवे। अच्छा, तो ये कहा जाए कि पहले सामने वाला जब जोड़ा आ जाएगा तब आप जोड़ा लगाएंगे, तब पटकनी देने की तैयारी करेंगे? निश्चित रूप में यही टैक्टिस है, यही रणनीति होनी चाहिए। अच्छा, ये रणनीति होनी चाहिए, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कांग्रेस को यहाँ रखना एकदम वो है, जरूरी है? क्योंकि क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला? किसने कहा? ये तो उल्टी बातें हैं, आप लोग किसी के मुंह से बोलवाते हैं। कहाँ कही जा रही बात कि कांग्रेस को अलग किया जाएगा और कांग्रेस को नकार करके? आप अगर यूपी में देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वहाँ नेगलेक्ट किया गया है। ये रणनीति है, रणनीति के तहत किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा का वोट को हम लोग काट लें, खींच लें, इसकी तैयारी। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं रणनीति है, ये रणनीति के तहत कांग्रेस को बाहर रखा गया है। निश्चित रूप में हम तो कह सकते हैं कि वहाँ पर उससे फ़ायदा होगा, और ये बात सही है कि आगे आने वाले दिन में कांग्रेस समस्त हिंदुस्तान में मेजर पार्टी है, और अगर ज़्यादा सीट लेकर के कांग्रेस आती है तो निश्चित है कि उसके राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये भी निर्भर करता है हमारे गठबंधन पर, क्योंकि हमको अनुभव है कि जब हम एनडीए में थे तो हमको कहा गया था कि चुनाव नहीं लड़ें, कोई कारण से कहा गया होगा कि नहीं लड़ें, लेकिन हम चुनाव लड़े। उसी प्रकार से अभी गठबंधन में हम लोग फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि कौन नेता लड़ेंगे, कौन नेता स्टार प्रचारक होंगे, और इस तर्ज पर अगर हमारे गठबंधन के लोग इजाज़त देंगे लड़ने का चुनाव तो हम चुनाव लड़ भी सकते हैं। ऐसे अभी कोई तय नहीं। अच्छा, कोई तय नहीं है। एक चीज़ और, आप चूँकि चुनाव में आपका दल है और कई दावेदार आपकी पार्टी में हैं, तो मान लीजिए कुछ सीटें मिलती हैं, 1 मिलती है, 2 मिलती है, तो कैसे मनाएंगे सब लोगों को? वो आपस में हम लोग बात करेंगे, और विधानसभा है, लोकसभा है, दोनों है, फिर उसके बाद एमएलसी होता है, राज्यसभा भी होता है। हमारे यहाँ बात सही है, नेताओं की संख्या कम नहीं है, अच्छी संख्या है, अच्छे लोग हैं, और हम चाहेंगे कि लोकसभा में भी हो तो उनका समायोजन हो जाए, और अगर नहीं हो तो फिर आगे जाकर के राज्यसभा, काउंसिल या फिर विधानसभा में समायोजन हो। तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो बैठ करके। अच्छा, बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन एक ये कहा जा रहा है कि जब मौका मिला तो अपने बेटे को भेज दिया।
नहीं, ये तो कहना आप लोगों का स्वाभाविक है, कह सकते हैं, लेकिन ये बात को आप जान लीजिए कि जीतन मांझी शुरू से ही जो अंदर है वही बाहर है। तो ये माना जाए कि 2019 है, फिर 2020 है, फिर एमएलसी भी है 2020 आगे, तो समायोजन होगा सबका। निश्चित रूप में इसके इस लायक हम लोग रहेंगे और परिश्रम कर रहे हैं, हमारे लोग साथ दे रहे हैं, तो फिर जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो आप फिर देखते हैं कि मुख्यमंत्री होंगे? ये नहीं, हम अपने को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं सोचते हैं, इसलिए भी कभी हमारे मन में बात नहीं रही कि हम मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित हों, लेकिन एक समय आया हो गया। आज तो हम अपने तरफ से व्यक्तिगत मामला है, जहाँ तक हम तय कर लिया है, घोषणा भी कर दी है कि अगर 2020 में महागठबंधन की सरकार बनती है जिसमें हम भी हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव तो आपने एकदम घोषित कर दिया। तो उधर राहुल गांधी भी हो गए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरह के राजनीतिक समायोजन या इसकी बात करते हैं, क्या नारा होगा इस बार 2019 का? सिर्फ और सिर्फ विकास और करप्शन मुक्त। अच्छा, विकास और करप्शन, तो कोई एजेंडा रखेंगे आप लोग? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि महागठबंधन कोई एजेंडा नहीं है और उसके नेता केवल आरोप प्रत्यारोप पे रहते हैं, बस आरोप लगाना और आरोप उसी को आगे बढ़ाना, लेकिन वो कोई विजन पेश नहीं कर पा रहे। ये तो हम वैसा कह रहे हैं कि एनडीए के लोग सिर्फ और सिर्फ राजद के इंक्लूडिंग लालू यादव सबको सिर्फ फंसाने के चक्कर में ही, और इसके लिए तो पीएचडी कर ली है सुशील कुमार मोदी जी। तो आप लोग भी तो कोई विजन रखिएगा ना कि ये विजन है, क्योंकि शराब बालू की आपने बात की, तो शराब बालू भी रहेगा मुद्दा? एकदम रहेगा। आज हम देख रहे हैं 1,70,000 लोगों पर कार्रवाई हुई है शराब के अंतर्गत, और उसमें करीब करीब 1,10,000 सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग जेल जा चुके हैं और जेल से आ चुके हैं, और उनका परिवार जो जेल गए हैं, उनका परिवार आज किस हाशिए पर खड़ी है ये हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि साहब बड़े बड़े माफिया, जो शराब माफिया है, वो अरब खरबपति हो रहा है। पुनरीक्षण करेंगे, क्या शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे? शराबबंदी खत्म तो लाठी चला के नहीं हो सकता है। हम उत्प्रेषण करेंगे, समाज में वातावरण पैदा करेंगे, और उसका उदाहरण खुद हम हैं। हम बार बार कहते हैं, हमारे माता पिताजी शराब पीते थे, शराब चुआते थे। इसी संदर्भ में हमारे माताजी को पिताजी ने ऐसा हिट किया कि हमारे आँख फूट गई। हम अपने 11 वर्ष की उम्र में हम थे, हम अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप हमको मजदूर नहीं होना देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अगर ये हालत आपकी रही तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप क्या चाहते हैं? उस दिन से हमारे माता पिताजी शराब बनाना पीना छोड़ दिए। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हुआ और हम आज यहाँ हैं। तो इस एक कहते हैं, क्या शराबबंदी थी मेरे लिए? कोई कानून था? हमारे जेल चल जाते। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि भाई शराब अच्छी चीज़ नहीं है, हिसाब से जो अपना कस्टमरी है या दवा के रूप में अगर तुम लेते हो तो हम उसको बरजेंगे नहीं। इसलिए जहाँ शराब की बात है, टोटल बंदी की बात है, वो हम न करके 1991 का जो शराब नीति है उसमें काफ़ी प्रोविज़न है, वही प्रोविज़न को लागू कर करके हम शराब नीति बनाएंगे। तो ये सिस्टम आप बदल देंगे? एकदम बदलेंगे, इस चीज़ में हम लोग विश्वास करते हैं। और हमारे चुनाव का एक रणनीति का गरीबों के लिए एक पहला रणनीति यही रहेगी कि शराब माफियाओं को जो आज ये लोग दिए हैं, और आज ये भी होता है कंटम्पलेटेड शराब बनना ज़्यादा शुरू हो गया है। जो शराब 8 दिन में पक्का बनता था, आज साहब 1 घंटा या 2 घंटा में शराब लोग बना देते हैं, उसमें गलत चीज़ देते हैं, वही पॉइजनस चीज़ खा कर पी करके आदमी लोग मर रहा है। तो हम एक तो जान ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसको धंधा छीन रहे हैं, और तीसरी तरफ उनको जेल भेज रहे हैं। सरकार तो कह रही है बहुत शांति आ गई है, दूध की बिक्री बढ़ गई, मिठाई की बिक्री बढ़ गई है, और जो समाज में एक कहा जाए कि वो जो लोग उसके अभ्यस्त थे गरीब तबके के, मेरा कहना है सरकार तो अपना काम है कहना, उनको कह रही है, लेकिन आप यहाँ के जनता हैं, हम इनका जनता है, दिल पर हाथ रख कर के कहिए ना कि शांति है क्या? शांति है इसीलिए अभी कैमूर में गए थे, एक बेटी को मार करके लोग बीक दिया। फिर उसके अलावा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बैंक डकैतियाँ हो रही है, रोज़ राजधानी में मर्डर हो रहे हैं, एक्सीडेंट का भी हिसाब आप देखिए, दारू चलाते हुए पकड़ा जाता है और ये हो जाता है। कहाँ बंद है इनका डाटा? अगर ये ठीक से ईमानदारी से करें तो पहले जितना घटनाएं हो रही थी उससे 10 गुना ज़्यादा घटनाएं। अच्छा, इन सबसे इतर अब एक आखिरी सवाल, अगर एनडीए से बुलावा आए तो आप जाएंगे? सवाल नहीं,
एनडीए से क्यों जाएंगे? हम तो कोई शर्त पर गए थे। आज हमारा करना है कि वो जब शर्त जिस समय आपको दिया, आपको मदद किया, उस समय आप नहीं करेंगे तो आज तो आप हमको डी एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि हम उधर से इधर आए, इधर से उधर जाएं। जैसे गेंदा इधर उधर जाता है इस पोल से वो पोल, तो उससे जीतन मांझी नहीं, जीतन मांझी सिद्धांत के लिए आया है। तो अगर आप प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा जता रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि आप आ जाइए? नहीं, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब का आप तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब 3 महीना समय है। तो इसलिए ये सिर्फ जाएंगे उनको चुनाव जिताने के लिए, हराने के लिए, ये नहीं होगा। जो हम अभी महागठबंधन में हैं, इंटैक्ट के साथ हैं, लालू जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस उद्देश्य और गरीबों को भला के लिए हम 1-2 नई बात कर रहे हैं। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान का नारा दिया गया था। आज 71 वर्ष में हो रहा है कि 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया दे करके एक अपने बेटा को पढ़ा रहा है, और दूसरा सरकारी विद्यालयों को जानबूझ करके षड्यंत्रवश एनआरकी में रखा हुआ है कि जहाँ पढ़ाने वाले अच्छे लोग नहीं है, पढ़ने का तरीका भी नहीं है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक रखनी है तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर से लेकर के चपरासी का बेटा सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। और इसका एक उदाहरण केजरीवाल दिल्ली सरकार ने दिया है। आज वहाँ जाइए, वहाँ सरकारी विद्यालयों में लड़कों को पढ़ाने में ज़्यादा इच्छा लोग देर कर रहे हैं, इसलिए कि उसका कंडीशन ठीक हो गया। वो बिहार में हम करना चाहते हैं कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से कि हमारे गरीब 80% गरीब के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, चाहे जिस जात के हों। और 80% के प्रति इन लोगों की कोई दया धर्म नहीं है, सिर्फ कुछ वोट के लोभ में और अन्य लोभ के चलते आज शिक्षा को ही लोग व्यवसायीकरण में बदल दिया है और हमारे बच्चे महरूम हो रहे हैं। अच्छा, बच्चे महरूम हो रहे हैं। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए से बुलावा आएगा, प्रधानमंत्री वो भी बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, यूपीए में रहेंगे, महागठबंधन में रहेंगे, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना इनका